एक घटना और हुई कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर पथराव हुआ। बहुत बड़ी घटना हो गई। न्यूज में आ रहा है संघमित्रा मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी की कभी सांसद, अभी भी सांसद हैं, वो भी अब बाहर निकलकर ये कह रही हैं कि ये आतंकवादी पार्टी है, ये दंगावादी पार्टी है, ये नाम कहते हैं, सिर्फ करते हैं कुछ और, वगैरह वगैरह। जो भी कह रहे हैं आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया में, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो कह रही हैं आप भी सुन रहे होंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ, ये कौन सी बड़ी बात है मेरे दोस्त? इस तरह के अब जो पार्टी, जो मोदी जनता पार्टी मतलब कैराना के जरिए हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं करवा सकी, कर्नाटक में एक हिजाब के मामले को उठा करके कर्नाटक में दंगा नहीं करवा सकी, दंगा करवा करके भारत में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने का उसका प्रयास और षड्यंत्र फेल हो गया। बॉर्डरों से सेलिंग तो हो ही नहीं रही है। शायद इमरान खान अब की दोस्ती नरेंद्र मोदी से ढीली पड़ गई है, लगता है, वरना कहते कि भाई थोड़े कुछ आतंकवादी को भेज दो और थोड़ा सेलिंग वगैरह कर दो, बम वम गिरा दो, जिससे उसके नाम से हम यहां चुनाव जीत जाएं। वो भी नहीं हो पा रहा है। जब सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, ये तो छोटी बात। कहने का मतलब ये है, ये तो इनका नेचर है, ये तो इनका कल्चर है। और प्रार्थना कीजिए एक मानव होने के नाते कि स्वामी प्रसाद मौर्य बच गए और उन्हें ईश्वर अच्छी उम्र दे, वो आगे देखें। और उनके जरिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए, मैं ये भारतीय जनता पार्टी के उन टपंखों से बताना चाहता हूं जो आज भी झंडा लेकर मोदी जनता पार्टी का घूम रहे हैं, उनका भी एक दिन यही हाल होगा। बाहर निकल के देखें, जिस दिन बाहर निकलने की कोशिश करेंगे मारे जाएंगे और खूब दौड़ा दौड़ा के पीटे जाएंगे। तब पता चलेगा वो भारतीय जनता पार्टी क्या है, मोदी जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो अब रही नहीं, मोदी जनता पार्टी क्या है। और दोस्तों, ये चुनाव में हार जीत तो होती रहेगी, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं। चलिए, मौर्य की भी बात कर ली, अब दूसरी बात करते हैं। क्या आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी 71-72 साल के हो गए हैं? नियमानुसार उन्हें, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार और नियमानुसार उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। अब तक तो इस्तीफा दे करके चले जाना चाहिए था। क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा देकर के, या नरेंद्र मोदी 2024 के बाद एटलीस्ट, या नरेंद्र मोदी अभी कभी या जब भी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? मेरे दोस्त, एक उदाहरण देता हूं, आप इसको समझ जाओगे। नरेंद्र मोदी पूंजीवाद की उपज हैं। पूंजीवाद को समझने के लिए आपको एक उदाहरण गांव का देता हूं, आप समझ जाएंगे। भैंस होती है ना, भैंस, ऐसा गाय में के लिए भी होता है, भैंस के लिए दूध देने वाले जानवर होते हैं ना। दूध देने वाले जानवर और दूध देने वाले जानवरों को एक आम समझ लीजिए, और उसके मालिक को एक पूंजीवादी मालिक समझ लीजिए। तब आपको समझ में आएगा कि जब दूध देने वाले जानवर का बच्चा मर जाता है तो क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं? उस बच्चे की खाल उतार लेते हैं और उस बच्चे की खाल से उसमें भूसा भर करके एक डमी तैयार करते हैं और उसी के जरिए उस भैंस, गाय या जो भी दूध देने वाला जानवर है, उससे दूध, उसको दिखा करके, सामने करके उससे दूध निकाला करते हैं। आपने देखा होगा, पूंजीवाद का यही स्वरूप है। और जिन पूंजीवादियों ने नरेंद्र मोदी को इतनी दूर तक पहुंचाया है, वो इसलिए थोड़ी पहुंचाया है कि नरेंद्र मोदी को क्या कहते हैं उसको, मार्गदर्शक मंडल में डालने देंगे।
नहीं, नरेंद्र मोदी जीते जी मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते, खुद भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आदी बन चुके हैं इन अय्यासियों के जो सत्ता में रहने पर मिलती है। लेकिन वो नहीं जाएंगे मेरे दोस्त, किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे। और होगा क्या? अब जैसे मान लीजिए कि अगर फिर से ये प्रधानमंत्री के लिए चुनाव के लिए खड़े होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से आवाज उठेगी कि भाई सबको 70 साल में भेज दिए, आप क्यों नहीं जा रहे हो, अब तो जाओ। उस आवाज को दबाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आवाज सब जगह से उठेगी। हमारे योगी जी तो सबसे पहले उठाएंगे इस बात को। तो क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी सबकी बात मान करके मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके पहले ही मैंने पहले ही बताया है मेरे दोस्त, मैं अपने कई वीडियोस में यह बात कह चुका हूं कि उससे पहले ही 2024 के चुनाव से पहले, अभी ये जो चुनाव आ रहा है ना, इसका निर्णय आने दीजिए। अगर उत्तर प्रदेश हार गए तब तो ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश जीत गए तो पहला मिशन और विजन इनका यही होगा कि नरेंद्र मोदी अपने आप को राष्ट्रपति बनाएंगे। सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, उनको दर्शक मंडल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे, अमेरिकन डेमोक्रेसी लागू करेंगे, जैसा कि अमेरिका और चीन चाहता है कि भारत में क्या लागू हो। जैसा कि मैंने कहा कि पूंजीवादी लोग नरेंद्र मोदी को जाने नहीं देंगे। जहां पूंजीवादी लोग खाल में भूसा भर करके दूध निकालते हैं, वहां पूंजीवादी लोग जाने देंगे? आप खुद समझिए। मैंने उदाहरण दिया, मैं किसानों को यह बात नहीं कहा। मतलब एक वो सिस्टम है जिसके जरिए बरगला करके मतलब उनसे काम लिया जाता है। मोदी जी खुद अगर जाना चाहेंगे, रिजाइन करके अगर चाहेंगे कि मैं मार्गदर्शक मंडल में चला जाऊंगा, तो पीछे वाले जो पूंजीपति उन पर पैसा लगाए हैं वो जाने नहीं देंगे, तो इनको राष्ट्रपति बनाएंगे। राष्ट्रपति बनाकर सारे पावर राष्ट्रपति को दे देंगे। नरेंद्र मोदी आजीवन यहां सत्ता में बैठे रहेंगे। आप देखते रहिए, यही होने वाला है। मेरे दोस्त, अब आते हैं उस मुद्दे पर, असली मुद्दा जिसके लिए आप इतनी संख्या में आप जुड़े हमारे साथ और आप सुनना चाहते हैं। उस मुद्दे पर मैं बात करूंगा। अब मैं चाहता था कि आप सभी लोग जुड़ जाएं, इतने ज्यादा लोग जुड़ जाएं कि कम से कम मेरी बात लोगों तक पहुंच सके मेरे दोस्त। और मैंने जितनी बातें एक बातें कही है वो दिल को छू लेने वाली हैं, दिमाग को खोल देने वाली है। और अब उस मुद्दे पर आते हैं। आपको पता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, और वंस अपॉन इन टाइम यूक्रेन सोवियत रूस का हिस्सा रहा है, यानी रशिया के साथ रहा है। सोवियत रूस का एक पार्ट रहा है यूक्रेन जैसे और भी छोटे छोटे बहुत से देश जो सोवियत रूस के साथ थे। जब सोवियत रूस नंबर 1 की रेस में अमेरिका से आगे पीछे चल रहा था, अमेरिका ने साजिश की, यही पश्चिमी देश के नाटो, जिसको कह रहे हैं कि यूक्रेन की मदद करें, जो यूक्रेन मुंह उठा करके ये देख रहा है कि ये यूरोपीय नाटो हमारी मदद करे, इन्हीं के बहकावे में आकर, इसी अमेरिका की चाल में फंसकर, इसी अमेरिका की जाल में फंसकर गोर्बाचोव ने सोवियत रूस का विघटन कर दिया था। और जानते हैं क्यों हुआ था? पूंजीवाद के नाते। वहां कम्युनिज्म था,
और उसे तोड़ करके गोर्बाचोव को एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया गया पूरे विश्व में कि गोर्बाचोव लोकतंत्र का बहाली करना चाहते हैं और लोकतंत्र के बहाने पूंजीवाद की बहाली हो रही थी, जो आज भारत में हो रही है। मैंने कहा, अभी मैंने आज लिखा है ना कि भारत से उसकी क्या समानता है। क्या भारत भी पीछे पीछे यूक्रेन की राह में चल रहा है? आप इसको ध्यान से सुनिए, तब आप समझ में पाएंगे, क्योंकि पूरे अंतरराष्ट्रीय जो डिबेटर्स हैं ना, उनकी लिमिट्स और उनका नॉलेज जो है वो जो सामने देखते हैं उसको बयान करते हैं। और मैं आपको इतिहास और वर्तमान से जोड़ करके भविष्य के बारे में बताता हूं। तो सोवियत रूस का विघटन पूंजीवादी तत्वों ने करवाया था। अमेरिका और यूरोपीय देशों के जाल में फंस करके सोवियत रूस का विखंडन हुआ था, बिखराव हुआ था, सोवियत रूस का खात्मा हुआ था। और मात्र इसलिए किया गया था सोवियत रूस का विघटन क्योंकि सोवियत रूस अमेरिका के सामने खड़ा था, चुनौती बनकर। एक साजिश के जरिए सोवियत रूस को विघटन कर दिया गया। जैसे आज भारत है, भारत के संघीय ढांचे को तोड़ते हुए अगर भारत खंड खंड हो जाए, ऐसी स्थिति वहां लाई गई थी। और वो लाई गई थी पूंजीवाद के जरिए, पूंजीपतियों के द्वारा। कैसे? पूंजीपतियों ने कहा, दुनिया के पूंजीपतियों ने, हम आपके यहां ये करेंगे, हम आपके यहां वो करेंगे, हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए, जैसा कि आज भारत में हो रहा है, ये लालच वो लालच। और फाइनली क्या हुआ? उनको वहां विकास नहीं करना था, रशिया में विकास नहीं करना था, सोवियत रूस में विकास नहीं करना था, सोवियत रूस को तोड़ना था, तोड़ दिया मिखाइल गोर्बाचोव के खरीद करके, मिखाइल गोर्बाचोव के जरिए, जो आज भारत में नरेंद्र मोदी के जरिए किया जा रहा है, दुनिया के पूंजीपति कर रहे हैं। अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सोवियत रूस का विघटन हो गया, यूक्रेन भी उसी में से निकला हुआ एक देश है, बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रभावशाली, बहुत क्षेत्रफल वाला, बहुत ताकतवर, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी आप मीडिया में आ रहा है, आप देख रहे हैं, वो देखते रहिए। लेकिन जानते हैं, यूक्रेन पर रशिया ने हमला इसलिए किया है क्योंकि यूक्रेन आज दुनिया के पश्चिमी देशों के, नाटो या दुनिया के पश्चिमी देशों के चक्कर में आकर पूंजीवाद को अपने यहां प्रस्थापित करना चाहता है या वो उनका हिस्सा बनना चाहता है। इसलिए रशिया ने इसलिए पुतिन ने उस पर हमला किया है। जैसे मान लीजिए भारत कभी बिखराव हो गया, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, या पूरा ये आपने अगर वो नक्शा देखते होंगे, हमारे पुराने भारत का नक्शा, तो आपको भी ये पता चलेगा हमसे कौन सा देश हमारे हाथों से निकला है। अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका वगैरह, और फिर इधर बांग्लादेश वगैरह वगैरह, ऐसी स्थिति। और चलिए, आज जिस पूंजीवाद ने भारत पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया है, जिसे प्राइवेटाइजेशन का नाम दिया जा रहा है, वो पूंजीवाद भारत में कल क्या करेगा? आज जो यूक्रेन के साथ हो रहा है वही कल भारत के साथ होगा। क्यों? आपका सवाल जायज है, मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए, जब एक मरा हुआ जानवर आप अपने गांव के बाहर फेंक देते हैं तो कुछ कुत्ते उसके आसपास आकर उसे नोचकर खाने लगते हैं। लेकिन अगर उन्हें भगाने के लिए जाइए, डंडा लेकर उन्हें भगाने के लिए जाइए, तो सारे कुत्ते आप पर टूट पड़ेंगे। यह है पूंजीवाद। यानी अब इसको ऐसे समझिए,
घर में भी अगर एक पालतू कुत्ता आपने रखा है, उसके सामने खाना डाल दीजिए, वो खा रहा है और उस थाली को खींचिए, वो आपको गुर्रा पड़ेगा और अगर नहीं मानेंगे तो हमला भी कर देगा, जबकि वो आपका पालतू है। ये है पूंजीवाद। अब अगर पूंजीवादियों के, पूंजीपतियों के, पूंजीवादी देशों के हितों को आप अपने अंदर थोप लेंगे, अपने अंदर डाल लेंगे, आपसे उनका फायदा होने लगेगा और कल उसी फायदे को बंद करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको जीने नहीं देंगे। यूक्रेन का क्या हुआ? यूक्रेन को दुनिया के पूंजीवादी देश, पूंजीवादी लोग खूब बढ़ा चढ़ा करके हम तुम्हारे साथ हैं, अब तुम आगे बढ़ो, हम तुम, जैसे यहां कहते हैं ना, नारा वारा लगाते हैं, वैसे आज कोई यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है। कोई सामने आकर लड़ने के लिए तैयार नहीं है, यूक्रेन के साथ खड़ा होकर के रसिया से लड़े, कोई नहीं। वो कौन है जानते हैं? वो पूंजीपति हैं, पूंजीवादी हैं। और जानते हैं, यह इतिहास गवाह है कि अगर दुनिया में कोई कायर होता है, क्रूर होता है, और क्रूर हमेशा कायर होता है, क्रूर होता है तो वो पूंजीवादी होता है। पूंजीवादी हमेशा क्रूर होता है लेकिन कायर भी होता है। आज क्यों नहीं बहादुरी दिखा रहे हैं पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े होकर लड़ने के लिए? क्योंकि इन्हीं ने उकसाया। और अमेरिका, सबसे बड़ा अमेरिका, जिसने अमेरिका से दोस्ती की, उसका नाश सर्वोपरि है। उसका नाश उसी दिन लिख लिया जाता है जिस दिन अमेरिका से वो दोस्ती करता है, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामरिक हो। मेरे दोस्त, यूक्रेन उसी में से है। यूक्रेन अपनी गलतियों का परिणाम भुगत रहा है। मैं ये नहीं कहता कि रसिया जो कर रहा है वो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि पुतिन जो कर रहे हैं वो सही है, मैं ये नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब भी आप पूंजीवादी तत्वों पर, पूंजीपतियों पर, पूंजीवादियों पर, पूंजीवादी देशों पर भरोसा करके उछलने लगेंगे ना, तो आपको ऐसी जगह वो ले जाकर पटकेंगे कि पानी भी नहीं मिलेगा। यूक्रेन का वही हाल हो रहा है। आज कोई पश्चिमी देश, आप कह रहे हैं आप हथियार ले जाओ, लड़ लो, रसिया पर ये सैंक्शन, वो सैंक्शन, सब जो भी हो रहा है एक ड्रामा हो रहा है। कोई यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं है और कालांतर में कोई भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। आप ये भूल जाइए। नरेंद्र मोदी के विदेश नीति की कीमत आपको कालांतर में चुकानी पड़ेगी। वो भी बताता हूं कैसे, मेरे दोस्त। अब आप सोचकर बताइए, आज यूक्रेन को जब जरूरत पड़ी, जिस पूंजीवादियों के बल पे, जिस पूंजीपतियों के बल पे, जिस पश्चिमी देशों के बल पे यूक्रेन ताल ठोक रहा था, आज वो गायब हो चुके हैं। यूक्रेन से उनका बस इतना ही रिश्ता था, यूक्रेन में इन्वेस्ट करेंगे, यूक्रेन से पैसा कमाएंगे, बस इतना ही रिश्ता था। जो आज भारत के साथ हो रहा है मेरे दोस्त, जिसकी चेतावनी मैं बार बार दे रहा हूं, जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात तो है जो मैं कह रहा हूं और जो दुनिया समझ रही है, या कम से कम दुनिया के वो पूंजीवादी तत्व, पूंजीवादियों के गुलाम समझ रहे हैं। वरना मैं एक साधारण सा आदमी हूं, मुझ पर कोई कार्रवाई करने की क्या जरूरत है? मैं कुछ बातें कहता हूं आपसे, अगर वो बातें इतनी साधारण हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों उद्वेलित होता है ये पूंजीवादी और पूंजीवादियों के गुलाम, या पूंजीवादी के वादियों के वगैरह वगैरह। दोस्त, यूक्रेन, यही प्राइवेटाइजेशन, यूक्रेन की प्रायोरिटी यही प्राइवेटाइजेशन, दुनिया के पूंजीपतियों को अपने यहां प्रश्रय देना, अपने यहां इंस्टीट्यूशन लगवाना या अपने यहां इन्वेस्ट करवाना, और फाइनली वो
दुनिया के पूंजीपतियों, पूंजीवादी देशों के साथ मिलकर के वो नाटो में भी शामिल होने की कोशिश कर रहा था। यही कारण है कि यूक्रेन और रशिया का वार है। अब दो तरह से बात को देखा जा सकता है। अगर हम सोवियत रूस को नजर में रख करके कहें तो हमें यह कहना चाहिए कि यूक्रेन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और यूक्रेन को तो हमेशा हर समय रशिया के साथ खड़े रहना चाहिए। रशिया ने उनका कुछ गलत नहीं किया है। इस युद्ध के अलावा इसके पहले इतिहास को खंगाल कर देखिए, क्या रशिया ने ऐसा कोई प्रतिबंध लगाया, ऐसा कुछ ऐसा किया हो जिससे कि यह लगे कि नहीं रशिया यूक्रेन का दुश्मन है? तो यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली भगत करके, पश्चिमी देशों का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ने की क्या जरूरत थी? और जब हम सोवियत रूस को ध्यान में रख करके अगर इस बात को आपसे कहें तो तब आप देखेंगे कि पुतिन जो कर रहे हैं शायद वो ठीक है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं अपनी बात पर, शायद वो ठीक है, इसलिए मैं शायद कह रहा हूं, क्योंकि युद्ध थोपना, युद्ध करना, युद्ध से की विभीषिका में कितना जलता है, कितने लोग जलते हैं, कितने लोग मारे जाते हैं, कितना नुकसान होता है, यह बहुत गलत है। लेकिन इसमें सारे वो एंगल्स हैं जिस कसौटी से, जिस राह से आज भारत चल रहा है। मेरे दोस्त, भारत आज दुनिया के सामने अपने आप को परोस रखा है कि आइए, मुझे लूटिए, मुझसे कमाइए और जाइए। अब कल्पना कीजिए मेरे दोस्त, जब भारत इस निर्णय पर आएगा या भारत का कोई ऐसा शासन चेंज होगा और भारत यह कहेगा कि नहीं, हम आपको लूटने नहीं देंगे, नहीं, हम आपको भारत में यह काम नहीं करने देंगे, तब ये देश क्या करेंगे? तब ये देश आपको किसी न किसी से, जैसे अमेरिका और चीन दोनों का हित सधा हुआ है। चीन प्रोडक्शन कर रहा है, भारत में भेज रहा है, अमेरिका उससे कमाई कर रहा है। कल अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अमेरिका क्या करेगा? अगर कल कोई शासक ऐसा आएगा, आपको पता होगा कि रूस हमारा पारंपरिक दोस्त था और रूस वो दोस्त था, रशिया माने सोवियत रूस वो दोस्त था जो ये कहता था कि हम दुश्मन का दुश्मन होता है और दुश्मन का दोस्त होता है, दोस्त का दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन होता है, यह कहता था। यानी वो पाकिस्तान और चीन को प्रश्रय नहीं देता था। लेकिन नरेंद्र मोदी की कूटनीति के चलते, नरेंद्र मोदी के अमेरिका प्रेम के चलते, नरेंद्र मोदी के पश्चिमी देशों के प्रति झुकाव के चलते या नौटंकी के चलते, नाटक के चलते, चीन और अमेरिका की तरफ जाने के चलते रशिया ने अपनी नीति बदली। आज वो हमारा वो दोस्त नहीं है, आज वो ये नहीं कहता, आज वो ये नहीं कहेगा। आज उसने जो कभी पाकिस्तान को अपने यहां बैठने नहीं दिया, वो पाकिस्तान से दोस्ती कर लिया। जो चीन को कभी प्रश्रय नहीं दिया, साथ नहीं दिया, हाथ नहीं बढ़ाया जिसके सामने, उससे आज दोस्ती कर लिया। यह नरेंद्र मोदी की देन है। और सबसे रिलायबल और सबसे विश्वसनीय और सबसे, अगर दुनिया में कोई अपना दोस्त है, अगर आगे भी सत्ता परिवर्तन हुआ, नरेंद्र मोदी जैसे पश्चिमी देशों के दलाल को हटा करके सत्ता परिवर्तन किया गया, तो फिर से रशिया हमारा दोस्त रहेगा। और एक बात, अगर रशिया ये कोशिश कर रहा है कि वो सोवियत संघ का फिर से निर्माण करे, तो गलत क्या है? आप खुद सोच के देखिए।
भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ और कह करके पुतिन का समर्थन करते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मेरा तर्क वो नहीं है। मेरा तर्क यह है पूंजीवाद से डटकर मुकाबला करना। और पूंजीवाद, यूक्रेन ने पूंजीवाद को दोस्त बनाया, पूंजीवादियों को दोस्त बनाया, पूंजीवादी देशों को दोस्त बनाया। आज कोई दोस्त नहीं खड़ा है। वही गलती भारत कर रहा है, वही गलती नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर अमेरिका के हितों की अनदेखी फ्यूचर में की गई, जिन देशों ने भारत में आज इन्वेस्ट किया है, अगर उन्हें कल रोकने की कोशिश की गई या निकालने की कोशिश की गई, तो ये पूंजीवादी देश क्या करेंगे जानते हैं? चाइना को आगे बढ़ा देंगे, बोलेंगे हमला करो। चाइना भारत पे हमला कर देगा, चाइना भारत का युद्ध हो जाएगा। हम चाइना पे भारी पड़ जाएंगे, चाइना हम पे भारी पड़ जाएगा, यह बात का विषय है। लेकिन बर्बाद तो चाइना भी होगा और भारत भी होगा। उस बर्बादी के लिए मेरे दोस्त जिम्मेदार कौन होगा? नरेंद्र मोदी की नीतियां, नरेंद्र मोदी की पूंजीवादी ताकतों के सामने साष्टांग दंडवत करना, नरेंद्र मोदी की पूंजीवादियों के तलवे चाटना, नरेंद्र मोदी की अमेरिका और चीन और इन सब देशों में जाकर के जो करके आए हैं उसकी कीमत चुकाना। आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि कल भारत भी यूक्रेन की राह, आज भारत यूक्रेन की राह पे चल रहा है और कल भारत का भी यूक्रेन जैसा हाल हो सकता है। और जब भी युद्ध होगा कोई भी साथ नहीं देगा। वो जो आज मित्र होने का दावा कर रहे हैं, अमेरिका जैसे दगाबाज देश, पश्चिमी देश, इंग्लैंड, यूरोप और फ्रांस, जर्मन, जो आज ये कह रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है और जबरदस्ती नरेंद्र मोदी गले मिला करते हैं ना, कोई खड़ा नहीं होगा। अगर हो जाए युद्ध तो चीन के साथ, और नरेंद्र मोदी जरा सी भी आंख दिखाते, लाल आंखें की बात कर रहे थे ना, जरा सी लाल आंख, लाल आंख तो क्या, काली पीली आंख ही दिखाते तो युद्ध हो जाता। युद्ध क्यों होता है पहले यह समझने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। युद्ध जब पूंजीवादी हितों को आप अपने ऊपर थोप लोगे, यानी साधारण सी बात है, अगर आप अपने गांव में अपने खेतों को किसी को दे दिया, पूंजीपतियों को दे दिया, वो उससे पैसे कमाने लगे, उससे पैदा करने लगे, उससे उनको इनकम होने लगा, और कल को बोलोगे नहीं आप हम नहीं देंगे, तो आपको बर्बाद कर देंगे, आपको खत्म कर देंगे, आपको मार देंगे, आपको तबाह कर देंगे। यह होता है पूंजीवादियों का निर्णय। लेकिन आप जानते हैं इनसे लड़ा जा सकता है, इनको परास्त किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं पूंजीवाद ही एक ऐसा, पूंजीवादी लोग एक ऐसा संप्रदाय है जो क्रूर तो होता है लेकिन कायर भी होता है। मैंने कहा आपको उदाहरण दिया था कि अगर एक कुत्ते को खाना देने दीजिए और फिर उससे छीनने लगिए तो आप पर हमला कर देगा, भले ही वो आपका पालतू है। यही होता है पूंजीपति में, पूंजीपति यही करते हैं। और कोई पूंजीपति नहीं है मेरे दोस्त, इट्स अ पावर ऑफ मनी, मतलब पावर ऑफ सिग्नेचर। ये कभी और आपको बताएंगे कि मतलब अगर भारत में कोई कहता है कि अडानी अंबानी दुनिया के पूंजीपति हैं, ये इस लेवल पे हैं, उस लेवल पे हैं, मैं आपको साबित कर सकता हूं कि उनकी औकात एक कटोरा खरीदने की नहीं है। वर्चुअली आपको एक पॉइंट बता करके मैं साबित कर सकता हूं। पावर है उनके पास, अधिकार है उनको, बैंकों से पैसा जितना चाहे ले लें, इंस्टीट्यूशनों से पैसा जितना चाहे ले लें और जैसे चाहे खर्च कर लें, ये अधिकार है। इसी के लिए आपके, और वो भी आपका पैसा है, आपके पैसे पर ये सत्ता उनको ये अधिकार देती है। इसीलिए हम कहते हैं ये राजनीति दलालों की है। मेरे दोस्त,
थोड़ा और इस बारीकी को समझ लो, फिर हम आपको अंत की ओर ले चलेंगे कि भारत क्यों यूक्रेन की राह पे चल रहा है। मैं ये बताने की क्यों कोशिश किया मेरे दोस्त, जब पूंजीपतियों का, पूंजीवादी देशों का, पूंजीवादी लोगों का हित कहीं जुड़ जाता है तो अपना हित तो